करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं ऋषिका सिंह परिहार स्वागत करती हूं आप सभी का एमपी न्यूज में। तो आप जुड़ चुके हैं एमपी न्यूज के खास सेगमेंट हेल्थ गुरु में और आज के हमारे हेल्थ गुरु हैं डॉक्टर अनुराग पनवेल, जो कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, जिनसे आज हम अपने जितने भी बोन्स इश्यूज हैं उनको लेकर के जानकारी लेंगे। सर, वेलकम टू द न्यूज रूम। थैंक यू मैम ऋषिका जी, आपसे मैं मुलाकात हुई आज और एमपी न्यूज़ के ऑफिस में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहला सवाल यही स्टार्ट करते हैं कि जब हम ऑर्थोपेडिक की स्ट्रीम में देखते हैं तो सर डॉक्टर का मेन रोल क्या होता है? देखिए, जब ओवरऑल मैं बात करता हूँ कि ऑर्थोपेडिक्स की तो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन इन जनरल बात करें जो एमबीबीएस के बाद में ही हम लोग सीखते हैं कि एक डॉक्टर का उद्देश्य रहता है कि सेवा के साथ में अपने प्रोफेशन को कैसे हम निभा सकते हैं। ये हर एक डॉक्टर का मुझे लगता है कि मोटिव रहता है और सब लोग कहीं ना किसी फॉर्म में सेवा का भाव रखते हुए अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो मेरा भी जो शुरुआती दौर में वो रहा कि सेवा का कार्य करते हुए अपने प्रोफेशन के साथ कैसे जस्टिस किया जाए, ये मेरा ध्येय रहा है और सभी डॉक्टर्स का मुझे लगता है कि इसमें रोल रहता है और सब करते भी हैं ऐसा। सर, बढ़ते समय के साथ हम देखते हैं कि लोगों को नी पेन या बैक पेन ज़्यादा होता जा रहा है। सर, इसका मेन कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे मेन कारण अगर मैं आज की तारीख में बात करूं तो मोस्ट कॉमन रीज़न है जो अभी रिसेंटली सबकी लाइफस्टाइल हो रही है। जिस लाइफस्टाइल को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल को, मोस्ट ऑफ द कॉमन रीज़न जो है वो यही है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से मोस्टली बोन्स की बीमारियां हैं जो वो समय के साथ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जैसे हम बैक पेन की बात करें, नॉर्मली जो बैक पेन होता है, अगर हम अच्छे से पोस्चर से रहे, एक्सरसाइज करें, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी फॉलो करें, अच्छा डेली रूटीन फॉलो करें, नियमित सारी चीज़ें दिनचर्या में फॉलो करते हुए करेंगे तो हमें ये जो बैक पेन की प्रॉब्लम है, सिटिंग, जैसे बहुत ऑफ द टाइम लोगों की सिटिंग जॉब होती है, सिटिंग जॉब में हम लोग पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, सपोर्ट का ध्यान नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, खाना वहीं ऑफिस टेबल पे ही खा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का जैसे है, ऐसा अपन डिटेल में आए तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन अपनी लाइफस्टाइल में जब तक हम लोग चेंजेस नहीं लाएंगे तब तक बोन्स जो है और बोन्स की होने वाली जो बीमारियां हैं, बैक पेन हुआ, आर्थराइटिस हुआ, नी पेन हुआ, ये कॉमनली हमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से आजकल दिखती है। जी सर, आपको क्या लगता है कि हमारे घर वाले जब टोकते हैं कि ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे नहीं करना है, तो वो सर इट्स फॉर ओनली द थिंग कि आप मैनरफुल लगो या फिर इट्स फॉर द पोस्चर करेक्शन? मेनली तो पोस्चर करेक्शन के हमारे पूर्वज भी जो बोलते आ रहे हैं, टोकते आ रहे हैं, वो सही बात है कि हमारे पोस्चर को सही करने के लिए, सही तरीके से बैठने के लिए कोई मैनर्स तो एक अपनी जगह पे है ही, लेकिन पोस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कहीं भी, किसी भी जॉब में। इवन एज ए सर्जन भी मैं बताऊं, हम लोग भी रूटीनली सर्जरीज करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की सर्जरी रहती है, पूरे समय खड़ा रहना पड़ता है, झुकने का काम होता है, वजन होना, खींचने का काम रहता है, ट्रैक्शन लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें भी अगर हम बहुत बार पोस्चर हमारा ढंग से ध्यान नहीं रखे और हम लोग बिल्कुल एक्सट्रीमली उसी पोजीशन में रहते हैं तो वो प्रॉब्लम हमको भी देखने को मिलती है, हमारे प्रोफेशन में भी वो होता है। लेकिन ये है कि उसको कंपनसेट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे रूटीन अपनाना पड़ेगा, जैसे एक्सरसाइज करना, डाइटरी ध्यान रखना और दूसरी चीज़ों का जिस तरीके से पोस्चर अपना सही रह सके, वो सब चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखते हैं तो ये चीज़ें कॉमनली नहीं मिलती। जी सर। सर, बोन हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट होता है अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए? देखिए, जिस तरीके से अपने शरीर में हर एक ऑर्गन इम्पॉर्टेंट है, हर ऑर्गन शरीर का भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ट अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है, लीवर है, शरीर का हर अंग जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। उसी की तरह बोन और जो जॉइंट्स रहते हैं हमारे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे स्वस्थ जीवन शैली की अगर हम बात करें उसमें। जब तक अगर आप जो हमारी जीवन शैली है उसमें बदलाव नहीं करेंगे, अपना खान पान में बदलाव नहीं करेंगे, अच्छी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, पोस्चर का ध्यान नहीं रखेंगे, नियमित व्यायाम नहीं करेंगे, तो आपकी जो बोन है और जो बोन क्वालिटी है वो इस पर इफ़ेक्ट होती है। समय के साथ में जब तक आप यंग हैं तब तक तो आपको सब चीज़ें ठीक लगती है, लेकिन समय के साथ जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जो प्रॉब्लम आज आपको लगती थी कि मेरे को कभी पहले हुई नहीं है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हमको पहली बार हुआ है, लेकिन वो इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने लंबे समय तक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करे, हमने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, हमने अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं दिया, हमने एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दिया है, तब जाके वो कंडीशन बिगड़ती है और तब
बोन और जॉइंट्स अपने इन्वॉल्व होना शुरू होते हैं। कुछ कुछ जगह पे वो अपने को हिंट्स देते हैं सही होने के कि आपको ये तकलीफ़ है और आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन आप सभी को पता है कि हम लोग इंडियन मेंटेलिटी है, जब तक एक्सट्रीम कुछ भी नहीं हो जाता तब तक हम उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते। इसलिए मेरा ये मानना है कि बोन एंड जॉइंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं जितना कि हमारा हार्ट, लीवर या कोई और अदर ऑर्गन होता है। तो सर जॉइंट्स का ये जो पेन होता है उसको हम देखते हैं कि सर ये सिर्फ एक मिथ है, या फिर हम प्रॉपर डाइट फॉलो करके जो एज आने के बाद भी लोग हेल्दी रह सकते हैं। पर सर यहाँ पे बोला जाता है इंडिया में कि एज आने के बाद जॉइंट्स में पेन होना ज़रूरी ही है। सर ये मिथ है या फिर हम इसे करेक्ट कर सकते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मिथ ही है एक तरीके का। हम जिस तरीके से हम जो हमारे एथलीट्स से अगर उनको देखें, आज विराट कोहली मेरे को लगता है कि 40 साल उम्र के लगभग 38-40 के आसपास उनकी एज है, लेकिन आज हम उनकी फ़िटनेस देखेंगे तो एक वो 20 साल के लड़के जैसी उनकी फ़िटनेस है। उसका कारण ही ये है कि उनकी जो एक्सरसाइज, जो उनका रूटीन है, उनका खाना है, वो इतना बिठा रखा है, फिक्स कर रखा है कि उस वजह से उनकी एज आज भी आधी लगती है। तो आज अगर हम अपने नियमों को, जो हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है, उस डाइट पे अगर चले, उस हिसाब से व्यायाम करें, सुबह जल्दी उठें, सनलाइट में बैठें और ये शुद्ध हवा में सुबह उठ के व्यायाम करें, अनुलोम विलोम करें, बहुत सारे योग के जो हमारे जो पोस्चर्स होते हैं उनको फॉलो करें और करें, तो ये जो जॉइंट पेन और जो जॉइंट की डिसीज़ अभी यंग एज में आना शुरू हो गया। आजकल हमारे पास ओपीडी में हम देखते हैं कि 30-35 साल के लोग भी सीवियर आर्थराइटिस के साथ में आ रहे हैं। आर्थराइटिस हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, यूरिक एसिड शरीर में बढ़ रहा है, उसकी वजह से आर्थराइटिस हो रहा है। ऐसे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो उसका सीधा सा रीज़न रहता है कि आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो जॉइंट पेन होता है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वो सही में मिथ है कि ये एज के साथ होने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप 60 साल की उम्र में भी एक यंग आदमी की तरह रह सकते हैं। जी सर, हम देखते हैं कि अगर विटामिन डी हो गया, मिल्क हो गया और कैल्शियम, लोगों को जॉइंट्स में दर्द होने लगता है तो लोग पहले इसी को यूज़ करने लगते हैं कि बाय द टाइम ये शायद ख़त्म हो जाए। सर आपको क्या लगता है कि आपको जाके पहले प्रेस्क्राइब डॉक्टर से बात करनी चाहिए या हमें ये करना चाहिए? मुझे मेरा पर्सनल ये बिलीव है कि किसी भी कार्य को करने से पहले, हम कोई भी काम करते हैं तो उसके विशेषज्ञ से ही उसकी सलाह लेके कार्य करते हैं। ऐसा तो नहीं है हम घर भी बनाने जाते हैं तो आर्किटेक्ट से सलाह लेते हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो किसी विशेषज्ञ से उसकी सलाह लेते हुए अपना काम करते हैं। तो ये तो अपना शरीर है, अपने शरीर से अपन बिना डॉक्टर की सलाह के, किसी भी कहने से या किसी के बोलने से अगर दवाई का सेवन करेंगे, वो दवाई अगर मान लीजिए आप मुट्ठी भर के कैल्शियम खा भी लें, लेकिन आपको पता ही नहीं कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का फंडा क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही नहीं कि B12 कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप मन से लेते जाएंगे और इनके ओवरडोज से भी नुकसान होता है। आप खा रहे हैं, किसी ने बोल दिया कि 6 महीने खाना है, हो सकता है उसको आप 6 महीने खाने के बाद में अगर उसका ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से भी शरीर में नुकसान होता है। तो हमेशा किसी भी काम को करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह, भले ही वो आपका फैमिली फिजिशियन हो, उसकी सलाह लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर आप सलाह लीजिए। वहीं सर सेडेंट्री लाइफस्टाइल का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी बॉडी पे? जैसा कि मैंने आपको पहले थोड़ा मेरे वक्तव्य में अभी भी बताया था कि शुरू में कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर बोन एंड जॉइंट डिसीज़ नाउअडेज। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था 2015 में, आज तो 2025 चल रहा है, 2015 में एक आर्टिकल आया था, उसमें लिखा था कि 2025-26 तक इंडिया जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस कैपिटल के नाम से फेमस हो जाएगा। जैसे कि डायबिटीज़ में हम बोलते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज़ में, शुगर में, उसी तरह 2015 के एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि 2025-26 तक, जो कि अभी चल रहा है और मैं देख भी रहा हूँ रेगुलरली वो पेशेंट, कि ऑस्टियो आर्थराइटिस बहुत इतना ज़्यादा फैल रहा है। कोविड के आने के बाद से तो और ज़्यादा पेशेंट, नंबर ऑफ़ पेशेंट इसके बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम लोगों को इसके बारे में जानना चाहिए और सही राय लेना चाहिए उस बारे में। सर वही हम देखते हैं कि आजकल लोग ऑफिस में 9 to 5 जॉब करते हैं, उनका कहीं स्लिप डिस्क, कहीं पे उनका बैक पेन या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही आती है। सर ये तो अब लाइफस्टाइल उनकी हो ही चुकी है, बट हम क्या ऐसा इम्पैक्टफुल कर सके जो इसके साथ साथ हमारा चलता रहे? देखिए, जिनकी फिक्स जॉब है, IT कंपनीज़ में काम करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं, जिनको सिटिंग जॉब है, जिनका बोल सकते हैं हम 9 to 5 का जो जॉब रहता है, तो उसमें मेनली मेरा ये कहना है कि ठीक है, आप एक्टिविटी तो कर रहे हैं, सिटिंग कर रहे हैं,
लेकिन उसमें बीच बीच में जो आप सिटिंग करते हो उसमें थोड़ा सा गैप लेना चाहिए। लगातार एकदम से सिटिंग नहीं करें, आप प्रयास करें कि 1 घंटा 1.5 घंटा काम करें, फिर थोड़ा सा घूम लें, फिर वापस से बैठ जाएं। ये सब चीज़ों का ध्यान है। दूसरा, बैक सपोर्ट आपके आजकल हर कंपनी के, बहुत सारे कंपनीज़ के आते हैं, तो बैक सपोर्ट लगाना चाहिए। आपकी जो आर्च है, बैक का आर्च है, उसके सपोर्ट के हिसाब से आप जिस कंपनी का लेना चाहें वो ले सकते हैं, वो करना चाहिए। दूसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है जब भी आपको समय मिले, सुबह मिले समय या शाम को मिले, तो 15 to 20 मिनट्स की जो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज होती है वो सबको करना चाहिए। जिनका लॉन्ग टर्म सिटिंग जॉब होता है वो मोस्टली उन्हीं लोगों को बैक पेन आता है। तो अगर ये 2-4 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको जो मसल पेन, एक्चुअल में वो होता मसल पेन है, मसल जो रहती है हम बोलते हैं स्पाज़म में वो चली जाती है, जिसकी वजह से वो बैक पेन के नाम से लोग हमारे पास आते हैं। तो आप अगर ये 3-4 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपको, मुझे लगता है कि लंबे समय तक कभी भी कमर दर्द जो होता है वो नहीं होगा। सर, हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो गई या फिर एक्सरसाइज हम करते हैं, जिम एक्टिविटीज़ हो गई, योगा, सर सिर्फ कर देते हैं स्टार्ट, बट सम टाइम हम फील करते हैं कि वो करते करते कहीं ना कहीं हम गलत तरीके या गलत पोस्चर से उसको अपना रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट कर जा रहा है। सर, एक ये बहुत बड़ा कॉज बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसके लिए कितनी अवेयरनेस आनी चाहिए अब? ऑब्वियस सी बात है कि अगर योगा भी करते हैं हम, तो योगा का शायद मेरे ख्याल से सबने ही सुना होगा। अगर योगा को प्रॉपर वे में करते हैं तो उसके फ़ायदे भी होते हैं, और उसको आपको अगर गलत तरीके से करेंगे या गलत पोस्चर के साथ करेंगे तो उसके नुकसान भी होते हैं। ये सबने ही सुना होगा, हमारे पूर्वजों ने भी बताया, हमारे माता जी, दादी ने, सब ने बताया कि गलत तरीके से नहीं करना वो चीज़ का। तो उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम लोग किसी भी चैनल में देख के 2 बार देखा, आजकल यूट्यूब चलता है, ये चलता है, देखा, उसको फॉलो करते हैं और उसको करना शुरू कर देते। लेकिन उसको प्रमाणित करने के लिए मुझे ऐसा लगता है अगर आपको योगा भी करना है तो शुरू में 7 दिन का कोई आप कोर्स कर सकते हैं, या कोई एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी सेंटर जाके उस एक्सरसाइज को आप अच्छे तरीके से करें। जिम जाते हैं तो जिम जाके, जिम्स में भी ट्रेनर से आप उस चीज़ के बारे में सीखिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे जिम के भी इंजरी के पेशेंट्स आते हैं जो कि जिम गए, गलत तरीके से वेट लिफ्टिंग कर ली, गलत तरीके से एक्सरसाइज कर ली, और बाद में बहुत सीवियर पेन लेके आए, डिस्क प्रोलैप्स हो गया, उन बहुत सारों की सर्जरी भी हुई है। तो ऐसे लोगों को हम सलाह देते हैं कि आप उसको एकदम से उतावले होकर उसको प्रॉपर वे में करें, उसको गलत तरीके से ना करें, नहीं तो वही एक्सरसाइज आपके दुख का कारण भी बन सकती है। जी सर। सर, अनसर्टिफाइड पर्सन जितने भी हैं सर, अगर उन्हें दर्द होता है या फिर कोई फ्रैक्चर होता है, सर वो पहले जा कर के कोई अनसर्टिफाइड पर्सन से चेक करवा लेते हैं और फिर वो डॉक्टर के लिए भी मुसीबत बन जाती है। सर, क्या रहा है इसका लेकर के आपका एक्सपीरियंस? देखिए, इसका एक्सपीरियंस तो बहुत ही बुरा है। मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, क्योंकि गाँवों से भी मेरे पेशेंट्स बहुत सारे आते हैं। यूजुअली शहरों में इतनी समस्या इसकी थोड़ी कम है, लेकिन पुराने लोग आज भी मैं देखता हूँ कि कुछ लोग आज भी ऐसा रहता है कि पैर मुचक गया, कोई बोलते हैं कि सर हमारा तो पैर मुचक गया, हमको लगा कि ऐसे ही कुछ नहीं होगा, और हमारे पास में एक भैया थे, उनने बोला कि यार चलो मैं तुम्हारा पैर मसाज करवा के ले आता हूँ, या वो बहुत अच्छे से आपको मल्लम लगा के पट्टी बांध देंगे, चांद तारा वाले हैं वो भी है, बहुत अच्छा करते हैं, तो आप चलो राजवाड़ा के पास में एक बहुत फेमस जगह, वहाँ लाइन लगी रहती है, आप देखेंगे तो वहाँ चले जाते हैं। और फिर 7-8-10 दिन बाद भी जब उनकी सूजन नहीं जाती है, बहुत बार लोगों के पैरों में ब्लिस्टर बन जाते हैं, छाले हो जाते हैं, उसके बाद में हमारे पास आते हैं। फिर हम उनका एक सीधा सा प्रश्न रहता है, ऑर्थोपेडिक में बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि कुछ भी चोट होती है तो एक एक्सरे मस्ट होता है। तो हम एक्सरे कराते तो हम इतना ही पूछ लेते कि भाई उसने एक्सरे कराया कि नहीं कराया है, एक्सरे कराया कि नहीं, तो बोलते नहीं साहब उसने तो देख के ही बोल दिया कि आपका तो जोड़ खिसक गया है, हम बिठा देते हैं आपका और पट्टा लगा के भेज देते। फिर जब वो हमारे पास 10 दिन बाद आते हैं, हम उनका एक्सरे कराते हैं, देखा तो अच्छा खासा फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर भी हो गया, वो जुड़ना टेढ़ा शुरू भी हो गया। जो चीज़ 10 दिन बाद करने वाले थे वो पहले दिन करनी चाहिए थी, 10 दिन बाद करते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का जो नुकसान होता है वो तो होता ही है, और जो अपने नॉर्मल अलाइनमेंट है, नॉर्मल जॉइंट रहता है, वो भी सही उसकी गारंटी कोई डॉक्टर भी नहीं दे पाता फिर बाद में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मुझे लगता है कि ऐसा सोच समझ के ही कोई भी कार्य करना चाहिए। हम लोग जब हम एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए 10 बार सोच के करते हैं तो अपने शरीर के बारे में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक डॉक्टर की सलाह लेने में हम लोग क्यों कतराते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भले ही छोटी से छोटी चीज़ भी हो तो हमेशा सही सलाह लें, और मुझे लगता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं
वो हमेशा सही सलाह देते। कोई भी अपने मरीज के लिए कोई गलत सलाह कभी भी नहीं देता है। तो कभी भी आपको कोई तकलीफ़ होती है तो मेरा सभी से निवेदन है और आग्रह है कि अपने डॉक्टर से पूछ के सब कार्य करें। किसी के पास भी एकदम से जाके मसलाने का काम, रगड़ने का काम, पट्टा लगाने का काम, मलहम लगाने का काम नहीं करना चाहिए किसी। सर वहीं पे हम देखते हैं सर कहीं ऑर्थो ऑयल, कोई स्प्रे हो गया, मतलब अनसर्टिफाइड डॉक्टर्स तो ठीक है, अनसर्टिफाइड जो प्रोडक्ट्स है वो भी यूज़ करते हैं। सर उसके लिए क्या होगा? उसके लिए मेरे ख्याल से अभी तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप मीडिया के माध्यम से ही सुनने में आ रहा है। आपने कफ सिरप का देखा होगा कि किस तरीके से कफ सिरप का था, इलीगल तरीके से चल रहे थे, गलत कंपोजिशन के साथ चल रहे थे। तो जब तक एक सर्टिफाइड व्यक्ति उसको सर्टिफाई करके नहीं देता है, एक डॉक्टर जब भी कोई प्रिस्क्राइब करता है दवाई को, हम लोग उस दवाई को उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। उसको ऐसा नहीं कि किसी पे भी ट्रायल बेस पे करके कर देते, तो उसको आपको प्रॉपर वे में प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और हर दवाई का एक अपना अपना रोल रहता है, उसको कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके के ऐसे इलीगल तरीके से देने वाले लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। लोग डायरेक्ट, मैंने देखा है कि फार्मासिस्ट के पास में जाकर भी दवाई ले लेते हैं कि साहब हमको हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, आप वो हरी पत्ती की गोली दे दो। हरी पत्ती का मैंने बहुत सुना है नाम, गाँव वाले लोग तो वही यूज़ करते हैं कि वो हरी पत्ती की दवाई ली थी डॉक्टर साहब। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके शरीर के लिए आप पेन किलर खाते हैं, कोई आपको अननोन व्यक्ति अननोन दवाई दे रहा है, वो मोस्टली पेन किलर होती है। लंबे समय तक पेन किलर अगर आप लेते हैं तो वो आपकी किडनी पे इफेक्ट करता है, आपके जीआई ट्रैक्ट पे इफेक्ट करता है, पेप्टिक अल्सर होने की संभावना होती है, एसिडिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए दवाई भी बिना सोचे समझे, या कोई स्प्रे दे रहा है या कोई मलहम दे रहा है तो बिना सोचे समझे नहीं यूज़ करना चाहिए उसको। सर उंगली फोड़ने को लेकर के सर आप क्या कहेंगे? लोग उंगली फोड़ते हैं सर, उसको लेकर के सर आप क्या कहेंगे कि इट्स अ गुड हैबिट और बैड हैबिट? देखिए, गुड हैबिट और बैड हैबिट तो इसको नहीं बोल सकते। एक्चुअल में ये तो थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन जैसा है। कुछ लोग करते हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। अगर उसमें से आवाज़ आ रही है या कुछ हो रही है, अपने लिगामेंट्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उसको कुछ लोगों के जो रहते हैं जॉइंट्स जो रहते हैं वो स्ट्रेचेबल रहते बोल सकते हैं, या किसी के स्टिफ होते हैं, तो उनको आदत रहती है उसको चटकाने की, वो करने। तो आवाज़ आना कोई बीमारी नहीं है जी सर। जी, तो मतलब वो कोई वीकनेस का वो कुछ नहीं है। सर हम देखते हैं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी आजकल बढ़ती जा रही है, तो सर क्या लगता है आपको कि ये लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट है या नहीं? देखिए, आजकल जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, पहले से अगर कंपेयर करें तो आजकल क्योंकि एडवांसमेंट बढ़ता जा रहा है, नए नए जॉइंट्स आते जा रहे हैं, नई नई कंपनियां आती जा रही है, पहले से बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंटेशन आने लगे हैं। 1-2 mm के कंसेप्ट मतलब मेजरमेंट पे आपके इम्प्लांट्स आते हैं, आपके साइज़ के इम्प्लांट्स आते हैं, और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी समय के साथ आ गई है। जैसे टोटल नी भी बोलें तो टोटल नी रिप्लेसमेंट भी 2 टाइप के होते हैं। उसमें एक PS होता है, एक CR होता है, टेक्निकल अगर भाषा में बात करूं, जिसमें कि हम लोग लिगामेंट सेविंग सर्जरीज़ करते हैं। किसी में थोड़ा सा लिगामेंट ज़्यादा बचा पाते हैं, किसी में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रिज़ल्ट दोनों के बहुत अच्छे रहते हैं। आजकल तो नया उसमें चलने में आ गया कि आजकल तो नी रिप्लेसमेंट टोटल की जगह पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी आना शुरू हो गया। वो कैसे होता है? पार्शियल नी रिप्लेसमेंट भी एक तरीके से नी रिप्लेसमेंट ही है, लेकिन उसमें कंसेप्ट उसका ये रहता है कि जो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो उम्र के साथ होने वाला जो गठिया है, उसमें देखा गया है कि वो भी ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू होता है। वो A B C D ऐसी ग्रेड्स होते हैं उसके। मान लीजिए आपकी 50 की एज है और आपको उस समय कोई नी पेन आया, कुछ हुआ, तो वो A या B के सेगमेंट में आता है। किसी को अगर ज़्यादा और तकलीफ़ हो गई, सूजन बनी आ रही है, चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, उठने बैठने में दिक्कत आ रही है, एक्सरे पे उसका डायग्नोसिस होता है कि कौन से ग्रेड में आता है। अगर कुछ ज़्यादा ही इन्वॉल्वमेंट है, आपकी गैप कम होना शुरू हो गई, तो वो B या C में आता है। और फिर एक्सरे में ही डिसाइड होता है कि अगर आप हड्डी से हड्डी जब आपकी टकराना शुरू हो जाए तो वो D उसमें अपन क्लासीफाई करते हैं। उसमें उसके हिसाब से अपन लोग ऑपरेशन डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। जो मैंने पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की बात करी, उसका एक क्राइटेरिया रहता है। उसमें 2-3 चीज़ें, एक तो क्लिनिकली उसका डायग्नोसिस होता है, जिसमें कि उसमें आपका ACL लिगामेंट इंटैक्ट होना चाहिए, और जो आपका मीडियल कंपार्टमेंट होता है जॉइंट का वो ख़राब होता है, और लेटरल कंपार्टमेंट इंटैक्ट होता है। उसका एक क्राइटेरिया रहता है। उसमें अगर पेशेंट फुलफ़िल करता है उसको क्लिनिकली, रेडियोलॉजिकली और बायोकेमिकली। बायोकेमिकली मतलब कुछ भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन उसको नहीं होना चाहिए,
एक्सरे वाइज भी अगर देखें तो हम उसमें 2 व्यू कराते हैं, वेरस वेलगस व्यू होते हैं। अगर उसमें वो उस क्राइटेरिया में आपको दिख रहा है कि एंटेरोमीडियल ऑस्टियोआर्थराइटिस ही दिख रहा है, तो हम लोग उस पार्शियल नी की तरफ में बढ़ सकते हैं। उसमें हम जैसे टोटल नी में पूरा घुटना बदला जाता है, उसमें हम जितना पार्ट आपका इफेक्ट होता है सिर्फ उसको ही बदलते हैं, वो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि रीसर्फेसिंग सर्जरी होती है, और वो अभी बहुत एडवांस नई चीज़ें आई है, और इंदौर में भी हम लोग 4-5 साल से रेगुलरली कर रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे चालू भी हो गया है, और बहुत उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं। तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, और ये लॉन्ग लास्टिंग, ये ऐसा नहीं है कि आप उस सर्जरी को, टोटल नी को रिप्लेस करने के लिए उसको कर रहे हैं, वो ज़िंदगी भर चलेगा आपका ऐसा। वो पार्शियल ज़्यादा सही रहेगा। सर वहीं पे एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी को देख करके हम देखते हैं कि आजकल एआई, रोबोटिक्स और बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई जिसको लेकर के हम ऑपरेशन या फिर ट्रीटमेंट करते हैं। सर ये डिसएडवांटेज है या एडवांटेज है? देखिए, कोई भी चीज़ अगर नई आती है तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। जी सर। तो कुछ नया चीज़ आई है, इन्वेंट हुई है, सब लोग कर रहे हैं, तो उसके फ़ायदे हैं, इसलिए कर ही रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी भी अच्छी है, एक प्रिसाइज आपको कट्स मिलते हैं, प्रिसाइज आपको टेक्निक मिलती है, प्रिसाइज आपका रिज़ल्ट भी आता है, रिज़ल्ट भी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि जो कन्वेंशनल मेथड पुरानी आ रही है वो उससे कुछ कम होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एडवांसमेंट आ रहा है, समय के साथ में चीज़ें नई आती जा रही है, इम्प्लांट्स अच्छे आ रहे हैं, टेक्निक्स अच्छी आ रही है, रोबोट अच्छे आ रहे हैं, तो वो चीज़ सीखना भी अच्छी है, और वो चीज़ों के माध्यम से करना भी बहुत अच्छा है। तो अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि रोबोटिक सर्जरीज भी अच्छी हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप, वो पेशेंट के ऊपर रहता है कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। लेकिन मैं, अगर आप मेरे से प्रश्न करेंगे कि दोनों में से क्या अच्छा है, तो मैं दोनों ही अच्छे बोलूँगा। कन्वेंशनल टेक्निक भी उतनी ही अच्छी जितने की रोबोटिक्स है। सर ऑपरेशन वर्सेस सर्जरी को लेंगे सर, कहीं डॉक्टर्स फॉर देयर पर्सनल गेन और प्रॉफिट दे स्टार्टेड टू डूइंग ऑपरेशन, बट सर आपको क्या लगता है ऑपरेशन वहाँ पे ज़रूरी है? और सर एक और क्वेश्चन इसी के साथ, जो लोग के अंदर रॉड डाली जाती है सर, उनके लिए क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती है, क्या ऐसी एक्सरसाइज हो सकती है जो उनको बैठने, पोस्चरल में फ्रूटफुल हो? देखिए, ऑपरेशन, और अगर मैं बोलूँ कि कंजर्वेटिव की आप मेरे ख्याल से पूछना चाह रहे हैं, कंजर्वेटिव और ऑपरेशनल, तो वो हमेशा डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। जब हम लोग एक्सरे कराते हैं, जो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, उस पर सारा ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। उसमें भी क्लासिफिकेशन होते हैं। देखिए, जैसे क्या रहता है, अब हार्ट की बात करें, अगर हार्ट का पेशेंट कोई होता है, तो हार्ट अटैक आता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है कि ऑपरेशन लगेगा कि नहीं लगेगा, कि इसकी दवाई से सब हो जाएगा। सब जो डॉक्टर बोलता है आदमी वो करा लेता है, क्योंकि हड्डी में उसकी जान को एकदम से खतरा नहीं होता है, इसलिए आदमी उस पर जाता है कि आप ऑपरेशन साफ करूँगा कि पट्टा लगा के सही कर दूँ। तो वो ऐसा नहीं, पेशेंट के, मेरा ये क्राइटेरिया है मानना, या मैं तो दूसरों को भी देख रहा हूँ, कोई भी डॉक्टर पहली चीज़ से कभी गलत सलाह नहीं देता है, या ऑपरेशन करने का ही उद्देश्य नहीं रहता है। और देखिए, 5 उंगली सेम भी नहीं होती है। अब हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबको नहीं बोल रहे। लेकिन अगर मैंने मेरे 15 साल के करियर की अगर मैं बात करूं, तो अभी तक मैंने जिनके साथ भी काम कर रहा हूं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर, तो हमारी टीम को हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी को हमने हमारे गलत सलाह दी हो या उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं थी। और मुझे लगता है कि 90-95% लोग नहीं भी देते। कोई कुछ चुनिंदा चीज़ों की वजह से हम सबको दोषी नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंजर्वेटिव, हम लोग जब पेशेंट कंजर्वेटिव के लाए गए प्लास्टर लगाना है, तो हम प्लास्टर ही लगाते हैं उसको, कभी भी ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते। लेकिन फ्रैक्चर डिस्प्ले से ओपन है, उसको अच्छी खासी इंजरी है, उसके ऑपरेशन करने से पेशेंट का फ़ायदा हो रहा है, वो जल्दी अपनी रूटीन पे चले जाए, अपने काम धंधे पे लौट पाए। नहीं तो अगर आप प्लास्टर लगा देंगे तो 3-3, 6-6 महीने किसी को पलंग पे तो हम नहीं रख सकते। तो इसलिए सर्जरीज करी जाती है, और कोई भी डॉक्टर, मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके का सोच के करता होगा। सर जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन है कि सर हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि वो क्या टिप्स हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिससे आपकी हेल्दी बोन्स हो सके। देखिए, मेरा लास्ट में सभी से, आपके दर्शकों से ये टिप्स रहेगी कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, सबसे पहले हमें उसे चेंज करना चाहिए। हमारी जो हमारी दिनचर्या है उसको अगर आप प्रॉपर रखेंगे, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना, नियमित भोजन समय पे लेना, सनलाइट में जितना हम रह सकते हैं सनलाइट का यूज़ करें। हम लोग आजकल आज की लाइफस्टाइल में पूरे समय एसी में रहते हैं, घरों में रहते हैं, ऑफिस में भी एसी में, कार में भी एसी। तो प्रयास करें कि हम जितना बाहर सनलाइट में रह सकते हैं, जितना भी हमारे पास समय वो कर सकते हैं, तो उसमें रहना चाहिए। हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, योग, वो किसी भी माध्यम से हो सकता है। योगा कर सकते हैं आप जिमिंग कर सकते हैं, किसी भी तरीके की लाइट एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज जो आप चाहते
करते हैं उसको अपने को एक्सरसाइज करना चाहिए, भले ही आधा घंटा करें लेकिन रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करें। चौथा चीज़ होता है डाइट में प्रॉपर आपका कैल्शियम सप्लीमेंट होना चाहिए। विटामिन डी के लिए जो होता है, विटामिन डी के कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं वो हम रेगुलर लें, क्योंकि विटामिन डी आज की तारीख में 99.9% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। और विटामिन डी का जो रोल रहता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम से, बजाय कि कैल्शियम को हम सिंगल ही लें। आप विटामिन डी के साथ में कैल्शियम को सप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ कैल्शियम लेंगे और विटामिन डी की आपके शरीर में कमी है तो वो आपकी कोई काम की नहीं रहेगी। तो ये 4 चीज़ें हैं जो आप अगर रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि लंबे समय तक कोई बोन या जॉइंट की कोई समस्या आने वाली है। जी सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। आज जितनी भी जानकारी हम डॉक्टर साहब से लिए हैं, आशा करते हैं कि इसे हम अपने जीवन में उतार पाएँ और अपने आप को तंदुरुस्त रख सके। और भी ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए एमपी न्यूज़ में। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।